नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है, क्या वाकई में उस जंग का वैश्विक असर अभी कम होने की बजाय और बढ़ने वाला है? क्या वैश्विक इकोनॉमी पर इसका और बुरा असर अभी आना बाकी है? क्या ट्रंप के 5 दिन का अल्टीमेटम सिर्फ एक ब्रेक है या फिर उस ब्रेक के बीच में भी ट्रंप चाह रहे हैं कि अमेरिका को कुछ ऐसा हासिल हो जिससे अमेरिका को तो फायदा हो, बाकी देश अपना अपना जाने उनको क्या करना है? भारत इन सब के बीच में कहां है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ईरान से भी बातचीत के पक्ष में, अमेरिका और इजराइल से भी बातचीत के पक्ष में, और वो चाहते हैं कि युद्ध नहीं बुद्ध की नीति के साथ दुनिया आगे बढ़े। लेकिन आज राज्यसभा में और कल लोकसभा में प्रधानमंत्री ने एक चीज का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हालात चिंताजनक हैं और आने वाले वक्त में भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। और इससे भी ज्यादा उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि सबको साथ मिलकर इस आपदा से लड़ना होगा। इसमें स्टेट्स की भूमिका काफी ज्यादा होगी। और वैसे भी कहते हैं जो बुरे वक्त में साथ होता है वही सच्चा दोस्त होता है। तो क्या भारत, जिसने कोरोना जैसे काल के अंदर भी अपने आप को मजबूत रखा और मजबूती से उभर कर बाहर आया, क्या एक बार फिर से भारत को उसी तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारतीयों की सुरक्षा सर्वोपरि है, पेट्रोल, गैस और खाद की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है और सरकार हर कदम पर सक्रिय है। लेकिन क्या सतर्क रहते हुए भारत आगे बढ़ते हुए कुछ ऐसे बिंदु हैं जहां अभी भी उलझा हुआ है? आज बात इसी वक्त। हमें धीरज के साथ, संयम के साथ हर चुनौती का मुकाबला करना है। मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, सरकार सतर्क है, रणनीति बना रही है। देश की जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। जो भी सत्ता में होता है उसके लिए जरूरी होता है कि जनता तक एक स्पष्ट संदेश जाए ताकि जनता ये समझ पाए कि स्थिति कैसी है। क्या प्रधानमंत्री ने 2 दिन यही बताने की कोशिश की है कि सरकार पूरे तरीके से हालात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हालात कब अनकंट्रोल हो जाए ये कहा नहीं जा सकता और उसके लिए पूरे भारत को एक साथ होने की जरूरत है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता पंकज जोशी जी, कांग्रेस प्रवक्ता आशीष हल्देनिया जी और साथ में हमारे साथ विषय विशेषज्ञ सुनील गोयल जी हैं। सुनील जी, शुरुआत आपके साथ में करना चाहूंगा। क्या वाकई में 5 दिन का अल्टीमेटम और उसके बाद जिस तरीके से, चाहे वो इंटरनेशनल शेयर बाजार हो या फिर भारत की निफ्टी और सेंसेक्स हो, उसमें एक भारी उछाल 1 से 1.5% के आसपास का इजाफा नजर आया? हम इसको पॉजिटिव साइड कहें या कहते हैं कि किसी मुर्दा होते को जब पीटते हैं तो जोर जोर से झपट्टा एक तरीके से फड़फड़ाता है, दिया बुझने से पहले जैसे जलता है, उस तरीके की स्थिति और अभी हालात और बिगड़ने वाले हैं? देखिए, हालात और ज़्यादा बिगड़ने की संभावना इसलिए मुझे कम नज़र आती है कि पिछले 15 दिनों में जो स्मॉल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर्स, उन्होंने काफ़ी बाज़ार में एंट्री बनाई है और हमारे म्यूचुअल फंड्स ने और DIs ने पैसा काफ़ी मार्केट में इन्फ्यूज़ भी किया है। ये भी तय है कि FIs ने माल बेचा, अपना पैसा निकाला है। लेकिन FIs का माल बेचने का सिर्फ एक ही लॉजिक नहीं है कि सब इंडिया में तकलीफ हो जाएगी या कोई परेशानी होगी, वो तो पूरे वर्ल्ड में हो रही है। अमेरिका में जो इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब हुई हैं, वहाँ बॉन्ड मार्केट की रेट बहुत बढ़ गई। जब अमेरिका में बॉन्ड की रेट बढ़ेगी तो जितनी भी FIs हैं वो वापस से अमेरिका जाएंगी। ठीक, ये उनका दुष्परिणाम है, हमारा नहीं है। लेकिन हमारी DIs आज इतनी सक्षम जरूर हो गई है कि वो किसी भी एक अनफोर्सिन अगर आती है तो उसको लेटर सुनर वो रिकवर कर लेते हैं जी। हम लोगों ने इतना ही बड़ा ब्रेक कोरोना में देखा, पूरे वर्ल्ड की मोबिलिटी बंद थी, लेकिन तब भी पूरे देश ने बहुत संयमित तरीके से, बहुत साथ होकर के, और तब भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही स्टेटमेंट दिया कि देश को एकजुट होना है और देश बिल्कुल एकजुट हुआ और हमने उस परेशानी को निकल के और एक नए रूप में नए सेक्टर्स को बढ़ावा दिया। आज स्थिति हमारी ये है, ऊर्जा संकट है, बिल्कुल सामने है, और केवल ऊर्जा नहीं है, मिडिल ईस्ट गल्फ से हमारे पास और भी बहुत सारे सामान आते हैं, खाद्य सामग्री है, पेरिशेबल्स हैं, ड्राई फ्रूट्स है, फ्रूट जूसेस है, न जाने और तमाम भर के सामान है। लेकिन इन 15-20 दिनों में एक नई चीज़ और आई है कि पहले हम जो चुनिंदा 25-30 देशों से आयात करते थे ऊर्जा के, 25 देश, हाँ, वो 47 47 देश, हाँ 47 अब हो गए हैं।
तो आप ये मानो कि ये जो सरकार है ये राष्ट्र हित में दबे पांव काम करने में बिलीव करते, ना कि प्रोपोगंडा फैलाने में। हमारा जो अपना एक्सपीरियंस है सरकार के साथ काम करने का है, जो पूरे मैं ट्रेड इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूं जैसे, तो वो यही है कि ये सरकार एक स्टेबिलिटी की और एक लॉन्ग टर्म विजन के ऊपर काम कर रही है। शॉर्ट टर्म नहीं कि आग लगी पानी से बुझा दे। नो, मैं बहुत सीधा आग लगने के रीजन क्या है वो मैं पहले ये कह रहा हूं कि भाई अगर स्थिति कंट्रोल में होती या कंट्रोल में अगले 10 दिन में होती तो सरकार ऐसा थोड़ी ना कहती कि भाई हालात चिंताजनक है, सबको सतर्क रहना है, सबको साथ रहना है। फिर तो सरकार कहती कि कोई टेंशन ही नहीं है, घबराने की बात नहीं है, सब कुछ सही रहेगा। इसका मतलब मैं प्रधानमंत्री के देखिए शब्दों और उनके भाव को समझने की कोशिश कर रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका ने जो 5 दिन का वक्त लिया है वो 5 दिन का वक्त अपने परमाणु हथियारों को एक्टिव करने के लिए लिया हो? देखिए, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सवाल आ रहा है कि ट्रंप साहब के ऊपर लोगों का विश्वास नहीं है। पूरे वर्ल्ड के अगर आप राष्ट्र देशों का पूरा स्टेटमेंट देखें, नाटो का देखें और अदरवाइज भी, तो ट्रंप साहब के ऊपर से लोगों का ट्रस्ट कम हुआ है। वो कब क्या टर्न ले जाए कोई भरोसा नहीं है। उसको लेकर हम लोगों में एक अनसर्टेनिटी जरूर है। वो तो आज ही है सर, क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं कि 2 दिन से बातचीत चल रही है, ईरान कह रहा है कि कोई बातचीत ही नहीं है, इजराइल गोली दाग रहा है, ईरान तेल अवीव पर गोली दाग रहा है। ये कंट्राडिक्शन जो आ रहे हैं, हालांकि आज का पूरा दिन बड़ा शांतिपूर्ण गुजर गया है। नहीं सर, आज भी बमबारी और मिसाइल्स का इस्तेमाल हुई है, पर अच्छे से हुआ है। बस ये कि पावर प्लांट्स को टच नहीं किया गया है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय भी जुड़ गए। आशीष सर, बहुत सिंपल सी चीज मैं जानना चाह रहा हूं, क्या अमेरिका फंस चुका है इसलिए 5 दिन का वक्त लिया है कि भाई वॉर को थोड़ा स्लो किया जाए, टेबल पर आया जाए? और जो ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि 2 दिन से बातचीत चल रही है और ईरान कह रहा है कि कोई बातचीत ही नहीं हो रही है, और हमारी सरकार कह रही है कि भाई हालात चिंताजनक हो सकते हैं, इनको कैसे कनेक्ट करें? विजेंद्र, बातचीत तो चल रही है और ये जो कॉन्ट्रडिक्ट किया गया है वो जो उनके पार्लियामेंट के स्पीकर हैं उनके द्वारा किया गया है जी। इस वक्त ईरान में कोई लीडरशिप नहीं है। कोई कितनी भी बात कर ले कि अभी भी वो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने की पोजीशन में है और मोत्सबा साहब अभी भी जिंदा हैं और उनके 1-2 स्टेटमेंट्स भी कहीं से पढ़े गए, बट रियलिटी में IRGC टोटली फ्रैक्चर्ड है। उनका मिलिट्री विंग एक कोई कमांड एंड कंट्रोल मैट्रिक्स नहीं काम कर रहा। उनका गवर्नमेंट में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जैसे एक एग्जांपल मिला था कि यूनाइटेड किंगडम से वहां के फॉरेन सर्विसेज के एक ऑफिसर ने पूछा था कि आपने यूएसए को क्यों परमिट किया एयर स्पेस जी। तो ये ब्यूरोक्रेट्स अपने लेवल पे ट्रिगर कर रहे हैं। वहां पे सरकार में ना खमैनी रजीम का कोई बंदा और ना ही प्रेसिडेंट का कोई बंदा सिंगुलर डिसीजंस ले रहा है। तो ये स्पीकर ने जो नी जर्क रिटेलिएट किया है ट्रंप के बाद कि नहीं हमारी तरफ से कोई बात नहीं हो रही है, उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए, कोई कारण है कि मोसाद और CIA इस स्पीकर जनाब को, वहां के फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर अब्बास को और वहां के प्रेसिडेंट को, जो इजीली अवेलेबल टारगेट्स हैं, इनको अभी भी मोसाद टच नहीं कर रहा है। इसके पीछे कुछ कारण है और इसलिए IRGC को इन पे खास लेंस रखना पड़ रहा है और इसी वजह से उन्होंने इंस्टेंटली बोला कि हम तो बात नहीं कर रहे। फैक्ट ये है कि कुशनर और उनकी टीम पाकिस्तान विजिट करी थी 2 दिन पहले रात को और उसके बाद JD वांस ने बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है। तो बैक स्टेज काफी डिस्कशंस चल रहे हैं और ये ट्रंप ने ऐसे ही नहीं लिखा है ट्रूथ सोशल पे। अगर वो किसी मीडिया हाउस को बताते तो हम फिर भी शक करते, बट उन्होंने पब्लिश किया है अपने एक्स पे कि तो ये डेफिनेटली आपको कुछ दिनों में, उन्होंने ये 5 दिन का जो टाइम दिया है एनर्जी सेक्टर को नहीं टारगेट करने के लिए, इसका 2 कारण है हमारी एनालिसिस के हिसाब से भी। एक कि अभी भी उनका बॉक्सर और ट्रिपोली जो मेजर उनके एम्फीबियस अटैक शिप्स हैं वो गल्फ तक नहीं पहुंचे हैं, वो बहुत स्लो आ रहे हैं और रुक रुक कर आ रहे हैं मेजर्ड तरीके से। और दूसरा, बेंजामिन नेतन्याहू ने एक नया मिशन चला रखा है लेबनान में, तो उन्होंने डेफिनेटली अमेरिका को बोला होगा कि अभी वहां से एग्जिट करना ठीक नहीं है। ही इज ऑन अ मिशन, ऑन अ कैंपेन। साउथ लेबनान को उन्होंने फोर्स इवैक्यूएशन करा के और वहां की कुछ लैंड को कैप्चर करना है। ठीक, एक फाइनल शॉट 30 सेकंड्स और विजेंद्र प्लीज। प्राइम मिनिस्टर का जो आज का स्पीच था, हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि वो इतना बैकफुट पर क्यों है। वी आर वन ऑफ द ओनली नेशंस जिसने 28 फरवरी से आज तक पेट्रोल प्राइसेस को नहीं बढ़ाया है। पूरी दुनिया, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, हर जगह 20-25% फ्यूल प्राइसेस ऊपर हुई हैं। इंडिया कैन बोस्ट कि वी आर द ओनली वंस जिन्होंने इतना अच्छा मैनेजमेंट किया फ्यूल सप्लाई चेन का। लेकिन साथ के साथ उन्होंने 2-3 रिक्वेस्ट की हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट्स को, क्योंकि ऐसे स्थिति में होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग जो कि हमारे जीन्स में है, और तीसरा जो एक जनरल पैनिक बाइंग होता है। 56 लाख सिलेंडर पर डे का था, अचानक 88 लाख सिलेंडर की डिमांड हो गई जिस दिन पता चला कि हॉर्मुज बंद हो रहा है।
तो इन चीजों को उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला कि प्लीज इसको एड्रेस कीजिए। और साथ के साथ एक आखिरी आपके दर्शकों के लिए, एज अ नेशनलिस्ट, मैं अभी भी देख रहा हूं पिछले 10-15 दिन से मल्टीपल व्हीकल्स जो कि सिंगल ड्राइवर के साथ जा रही है। बड़ी गाड़ी है जिसमें 5 लोग चलते हैं, उसमें सिंगल आदमी। हमारा ये नेशनल ड्यूटी है कि हम फ्यूल को थोड़ा ठीक से खर्च करें, क्योंकि नहीं पता कि ये वॉर कितने दिन चलेगा, सप्लाई चेन कब तक डिस्टर्ब रहेगी। जी विजेंद्र। ठीक है सर, मैं वापस आपके पास आऊंगा। बहुत अच्छे से आपने समझाया। पंकज जोशी जी, क्या वाकई में खतरा अभी बढ़ सकता है? क्योंकि कुछ चीज़ें इत्तेफाक नहीं हो सकती, जैसे सऊदी के प्रिंस का इस वोट से 10-12 दिन पहले आना, 3-4 घंटे के लिए रुकना, फिर चला जाना। प्रधानमंत्री का इसराइल जाना, अगले दिन ही अटैक हो जाना। ट्रंप के बयान से पहले प्रधानमंत्री का संसद में बोलना कि भाई पावर प्लांट्स को अटैक नहीं करना है। कुछ घंटे के बाद ट्रंप का ट्वीट आना, तुरंत पर लिखना कि भाई हम पावर प्लांट को अटैक नहीं कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री का यह कहना कि भाई हालात चिंताजनक हो सकते हैं। तो क्या वॉर और लंबी खिंच सकती है? और इससे इतर क्या हमारे जो क्राइसिस और जो रिजर्व बचे हुए थे, जिन रिजर्व के दम पर अभी तक हम सेफ थे, उन रिजर्व के अंदर क्या कोई कटौती हुई है? देखिए विजेंद्र भाई, बहुत साफ सा है। प्रधानमंत्री ने बात ये कही है कि आज हम 23-24 दिन तक का जो है युद्ध को जो है देख चुके हैं, क्योंकि ना तो युद्ध में हम लोग उसमें पार्टिसिपेशन है, ना हमारा कोई इसके अंदर जो है कोई भी जो है हम कारण है। तो हम सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देश में उन 2 देशों के या 3 देशों के युद्ध के कारण जो हालात हमको पड़ रहे हैं या पूरी दुनिया पे पड़ रहे हैं, उनको जो है सरकार जो है नाप रही है, देख रही है, और उनको देखने के बाद ये कोशिश कर रही है कि भाई किस तरीके के हालात खराब हो सकते हैं, किस तरीके से हमें उनसे लड़ना है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सबको एक मिलकर के, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना आया था तो कोरोना का कोई पता नहीं था कि भाई कैसे आएगा, क्या होगा, लेकिन देश जो है पूरा एकजुट होकर के लड़ा और कोरोना को मात दी, और उसमें जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई जो है 2-1 सालों में की। लेकिन फिर जो है जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ने लगी, फिर एक जो है ये जो है इवेंट जो है यहां पर घट गया। तो इस इवेंट को घटने के बाद में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे पास जो है हमने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों विजन लेकर के हमने काम किए। और आज यदि आप देखेंगे तो जितना भी रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन है, क्योंकि आप देखिए पहले हम जो है डीजल के इंजन चलाते थे, हमने चलाने की कोशिश की। 3 चीजों की बात कर लेता हूं, तेल, गैस और खाद बीज। आज इन्हीं का डिस्कशन हुआ। बिल्कुल। अब मुझे बताइए, गैस का हमारे पास जो रिजर्व था उसमें से कितना हम इस्तेमाल कर चुके हैं? क्रूड ऑयल का कितना रिजर्व हमारे पास था, उसका हम इस्तेमाल कर चुके हैं? और खाद बीज का भी हमारे पास कितना स्टॉक है कि हमें समस्या ना हो? देखिए एग्जैक्टली आंकड़े तो अभी सरकार के पास है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि सरकार ने कहा है कि आने वाले एक काफी वक्त तक जो है पेट्रोल डीजल का रिजर्व जो है सफिशिएंट है। ठीक। गैस में जो है बाहर से गैस जो है लगातार ली जा रही है, बाहर सप्लाई जो चेन है उसको जो है सुचारू रखने की पूरी प्रयास की जा रहे हैं। लेकिन ब्लैक मार्केटिंग, और इसके लिए उन्होंने राज्य सरकारों से भी निवेदन किया कि राज्य सरकार भी जो है कहीं ना कहीं इस चीज को जो है संभालें, किसी भी तरीके की ब्लैक मार्केटिंग, किसी तरीके की जमाखोरी, क्योंकि देश में जिस तरीके की जमाखोरी और ब्लैकमेलिंग का जो होता है उसके लिए जो है कहीं ना कहीं राज्य सरकार से जी, जब नेशनल क्राइसिस होते हैं तो कोई कांग्रेस नहीं होती, कोई बीजेपी नहीं होती, कोई कॉमन मैन नहीं होता है, सिर्फ भारतीय होते हैं। क्या कांग्रेस कुछ प्लान एग्जीक्यूट कर रही है इसको लेकर कि भाई इस नेशनल क्राइसिस में बतौर अपोजिशन वो नेशन के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है? कैसे वो कॉमन मैन को पैनिक होने से रोक सकती है, या फिर जो क्राइसिस है उसमें कैसे सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन करके उनको हेल्प कर सकती है? देखिए विजेंद्र जी, मैं अपनी बात की शुरुआत एक शायरी से करना चाहूंगा। जो कहते थे कि सब ठीक है वो आज हालात बता रहे हैं, सच छुपाते थे जो कल तक आज वो संकट गिना रहे हैं। कांग्रेस ने शुरुआत से ही, जब युद्ध प्रारंभ हुआ था तब से ही राहुल गांधी जी ने और पूरी कांग्रेस पार्टी कह रही है भाई संकट देश पर बड़ा भारी आएगा, संकट देश पर बड़ा भारी आएगा, तनाव बढ़ेगा, गैस की किल्लत होगी, एलपीजी की किल्लत होगी, यूरिया की किल्लत होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री, हमारे वित्त मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री, सब ये कहते हुए नजर आए। और साथ में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिन जिन स्टेटों में, वो ये कहती हुई नजर आई कोई संकट नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, बहुत पावरफुल सरकार है, इस सरकार में कोई संकट हो ही नहीं सकता है। और आज वही चीज देखने को मिली। प्रधानमंत्री कल लोकसभा में बोले, आज राज्यसभा में बोले कि बहुत दुष्परिणाम आने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है आशीष बहुत जी, दुष्परिणाम। मैं एक चीज कहना चाहूं, मैं कह रहा हूं राहुल गांधी वाकई में अगर इतने अच्छे भविष्यवक्ता हैं
तो मुझे अच्छा लगता, बतौर भारतीय अच्छा लगता कि वो समाधान बताते कि भाई देश में इतनी गैस की किल्लत होने वाली है। बिल्कुल बताया ना, लोकसभा में लगातार हम बोल रहे हैं क्या बोला? गैस की किल्लत होने वाली है। 85% एलपीजी जो हम आयात करते हैं वो 60% हम खाड़ी देशों से खरीदते हैं। आज ईरान से हमारी ऐसी क्या बात हो गई थी कि हमने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया। प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं, वहां से एक नकली मेडल लेकर आते हैं, बड़ा सम्मान पाते हैं, और इजराइल उसके अगले दिन ही जो हमारा दोस्त ईरान था उसके ऊपर हमला कर देते हैं। किसी देश के राष्ट्रीय मेडल को अब नकली मेडल कहते हैं, फिर तो नेहरू जी के गले में भी बहुत थे सर। नेहरू जी कभी इस तरीके से मेडल लेने किसी के घर नहीं गए। नेहरू जी कभी मेडल लेने घर नहीं गए। नेहरू जी ने जो मेडल देश का अपमान करते करते बाकी देशों को तो क्वेश्चन मत कीजिए। तो मैं आपको इस मेडल की एक बात और बता दूं, ये तो मेडल लेके आए ना विजेंद्र जी, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। आपने कहा ये नकली मेडल है, ये नकली मेडल इसलिए है क्योंकि इजराइल और ईरान हमारे दोनों दोस्त थे। प्रधानमंत्री जी ने इजराइल से तो फोन पे अगले ही दिन बात कर ली। कब से है? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने इजराइल से तो अगले दिन ही बात कर ली, लेकिन ईरान से बात करने में 13-14 दिन प्रधानमंत्री ईरान हमारा दोस्त कब से है? चाहता हूं क्यों लगे भाई? ईरान कब से दोस्त हमारा? 13-14 दिन। ईरान तो हमारा बहुत पहले से दोस्त है। ईरान दोस्त है, इजराइल तो हमारा अभी दोस्त बना है भाई। हो सकता है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, नहीं मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस की नजर में ईरान हमारा दोस्त हो सकता है, क्योंकि जब धारा 370 हटती है तो दो को दिक्कत होती है। कांग्रेस को, एक ईरान को। जब 3 तलाक हटता है तो कांग्रेस को दिक्कत होती है, ईरान को। अफ्रीका कई सऊदी अरब कई देश आ रहे। तो भारत जब युद्ध हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी बोला, आशीष चल्दीनिया, आशीष चल्दीनिया, आशीष चल्दीनिया, आशीष चल्दीनिया, प्रधानमंत्री जी, आशीष चल्दीनिया। भाई अगर मेरी बात सुनिए, आशीष चल्दीनिया, तो मैं ये कह रहा हूँ समाधान पर बात हो सकती है। आप बताइए, नहीं मुझे बताइए, आप बताइए, जब समाधान पहले हो सकता था 13-14 दिन बाद जब लगा कि हाँ जब गैस का संकट बढ़ जाएगा, एलपीजी का संकट बढ़ जाएगा, और जहां स्टेट हार्मोन से जो जल डमरू मध्य मार्ग उससे हमारे जहाज नहीं आएंगे। आज भी हमारे 37 जहाज जो भारत का झंडा लगा के खड़े हुए, 1109 नाविक हमारे वहां मान लेकर खड़ी हुई है, वो स्टेट हार्मोन से गुजर नहीं रही है। क्यों नहीं गुजर रही है? ईरान क्यों नहीं इजाजत दे रहा है? अगर हम पहले 13-14 दिन नहीं लगाते और हम ईरान से बात कर लेते तो आज एक दिन देखने को नहीं मिलता। आज प्रधानमंत्री जी संसद में आते हैं, राज्यसभा में। आशीष साहे जी, एक मिनट सर। आशीष साहे जी, यहाँ जो चल रहा है उसको आप सीरियस मत लीजिएगा सर, यहाँ डेली चलता है सब कुछ। मैं आपसे पूछ रहा हूं आशीष साहे जी कि जो हमारा हॉर्मुज से हमारे कुछ विमान है जो शिवालिक के साथ शुरू हुए, मैं अभी भी मैं अपडेट्स ले रहा था इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी से, तो हमारे 2 अभी भी जो जहाज है वो हॉर्मुज से निकले हैं, अभी भी निकले हैं। मेरा कंसर्न ये नहीं है सर, क्या वाकई में भारत ने देर की या भारत का स्ट्रेटेजिक कदम ठीक था? क्योंकि कोई नहीं जानता कि भाई वॉर कितनी लंबी चलेगी। अगर 2-4 दिन की वॉर है तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर वॉर 6 महीने की है तो हमें इशू है। विजेंद्र, एज अ नेशनलिस्ट मैं एपॉलिटिकल रहने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये जो प्रवक्ता बोल रहे थे ये सारा इतिहास 28 फरवरी 2026 के आगे से क्यों बता रहे हैं या उसके 6 महीने पहले से क्यों बता रहे हैं? पिछले 70 सालों से भारत जैसे देश में जहां की हमें पता है, आप बीजेपी को टोकिए, जहां की हमें पता है कि बोलिए सर प्लीज बोलिए। ऑयल हमारे लिए एक बहुत क्रिटिकल एसेट है और उस पर हम टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं होता है, वो जहां है वहां है। तो हमने अपने रिजर्व्स, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, स्वाधीनता के समय से आज तक इतने रिजर्व्स होने चाहिए थे, इतने हमारे पास ऑयल फील्ड होने चाहिए थे जहां हम 1 साल तक का रिजर्व रख पाए। लेकिन इन पूरे कई दशकों में हमारे रिजर्व्स वहीं के वहीं हैं, जबकि हमारी डिपेंडेंसी फ्यूल पे बाहरी देशों पे, क्योंकि वो एक नेचुरल रिसोर्स है, उसको हम बना नहीं सकते। हाँ, ये अच्छी बात एक पता चली है आपके दर्शकों के लिए कि अंडमान निकोबार में अब जाके अगले 2 सालों में डिगिंग शुरू होने के चांसेस हैं, जहां से इतना फ्यूल रिजर्व, ऑयल रिजर्व निकलेगा कि इंडिया कैन बी सेल्फ रिलायंट। लेकिन ये जवाब किसी को देना पड़ेगा कि 4, 5, 6 दशकों में हमने अपने रिजर्व्स की कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ाई, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। दूसरा, हॉर्मुज से जो हमारे तेल आ रहे हैं उसको ईरान नहीं रोक रहा है। वहां पे जो एक बॉटलनेक हुआ है वो काफी संकरी सी जगह है। दूसरी, कुछ ये शक है कि कुछ माइनिंग कर रखी है वहां के लोगों ने टू स्टॉप अमेरिकन वेसल्स। तीसरा, कि जो वहां पे इन शिप्स की जो एक इंश्योरेंस होती है, उन कंपनी ने इंश्योरेंस रिमूव कर दी है। तो ये ईरान ने नहीं रोक रखा है, कुछ टेक्निकल कारण है जिसकी वजह से, अदरवाइज हमारा ऑयल सप्लाई हॉर्मुज से पूरी तरह से जारी है। और इसके लिए ईरान गवर्नमेंट के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थैंक्स मैसेजेस भेजे हैं,
लगातार फॉरेन मिनिस्टर की, वहां के फॉरेन मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर की, वहां के प्रेसिडेंट से बातें हो रही हैं और ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इंडिया का बहुत सक्सेसफुल फेस दिखाता है विजय। सर मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा था क्योंकि क्या है कि कांग्रेस और बीजेपी की नजर से ना एक तरफा चीजें आती हैं, राष्ट्रीयता की भावना के साथ चीजें बहुत अलग आती हैं। सर एक और चीज, आपने अपने इससे पहले कमेंट में एक शब्द का इस्तेमाल किया था, शब्द था कि सरकार बैकफुट पर क्यों है आप नहीं जानते। आपको वाकई में लगता है सरकार बैकफुट पर है? हमारी अगर इंटरनेशनल स्टडीज में जिसका भी इंटरेस्ट होगा विजेंद्र, मैं उसमें ठीक ठाक पढ़ाई करता हूं, तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इस समय आई हैव नो फॉर्म टू से कि वी आर द बेस्ट गवर्न्ड कंट्री टुडे, वी आर द डीपेस्ट इकोनॉमी, मोस्ट स्टेबल। आप देखें, आपके पहले प्रवक्ता ने बोला था जो मार्केट एक्सपर्ट हैं, हाँ ये फैक्ट है कि अमेरिकन पैसा भी हमारे यहाँ, चाइनीज पैसा भी हमारे यहाँ इन्वेस्ट होता है। तो कोई भी ग्लोबल क्राइसिस आती है तो एफडीआई और एफआईआई इमीडिएटली विड्रॉ करते हैं इंडियन मार्केट से, क्योंकि उनकी अपनी मार्केट में कुछ गड़बड़ हुआ रहता है। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। फैक्ट ये नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी, मैं कुछ फैक्ट रख रहा हूं सर, जैसे मैं जो पढ़ रहा था और गवर्नमेंट की तरफ से जो फैक्ट है, हमारे पास खाद और यूरिया का फिलहाल जो स्टॉक है वो बीते साल के मुकाबले 34% ज्यादा है। फिलहाल जो स्टॉक है, हमने अपनी रिफाइनरी की कैपेसिटी को 28% और बढ़ाया एलपीजी बनाने के लिए। अगर मैं गलत नहीं, हमने क्रूड ऑयल के स्टॉक्स को, जो हमने शायद ट्रीटी की हुई थी कि भाई हम उनको अफगानिस्तान और नेपाल और बांग्लादेश की तरफ जो जाता है हमारे कंटेनर को आप यूज कीजिए, जो हमने बनाए हुए हैं, युद्ध की स्थिति में हम उनको खुद यूज करें, वहां से हमारी कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। क्या वाकई में इन सब के बीच में ये लगता है कि हमें इस युद्ध के बाद और ज्यादा सशक्त होने की जरूरत है और हमारे जो खुद के रिसोर्सेस हैं उनका दोहन बहुत तेजी से करना पड़ेगा? एक उदाहरण और दे रहा हूं मैं सर, आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा। जैसे हम वर्ल्ड के अंदर फार्मास्यूटिकल में नंबर 1 है सर, नंबर 1 है, लेकिन हमारा जो सारा रॉ मटेरियल उसका आता है वो चाइना से आता है। जी बिल्कुल। अब मानकर चलिए चाइना के साथ किसी की वॉर हो जाए और हमारा रॉ मटेरियल रुक जाए, हम वर्ल्ड को लीड करने के बाद भी वहां क्राइसिस की स्थिति में आ जाएंगे। तो ये जो इंटरनेशनल ट्रेड्स होती हैं उसमें प्रॉब्लम तो आती ही होगी। जी बिल्कुल आती है। मैं थोड़ा सा करेक्शन आपकी बात की, होमवर्क आपका बहुत बढ़िया है। कोरोना से पहले हम लोग पीपी किट भी इंपोर्ट करते थे। ठीक बात है। और जितना भी अपना एपीसी है, जो फार्मा इंग्रेडिएंट्स जो है एपीआई, वो हमारा मेजरली चाइना से इंपोर्ट होता था। ठीक है। आज लगभग 30 से 40% मेडिसिन का जो बेसिक एपीआई है वो इंडिया में प्रोड्यूस होने लगा है। और गवर्नमेंट ने जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम चलाई उसके बहुत बेहतरीन परिणाम हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है। ना केवल फार्मा बल्कि खिलौना इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, अपन और ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री है, जैसे सेमीकंडक्टर्स और नैनो चिप के लिए हम यहाँ नैनोचिप सबों के ऊपर है। हम लोगों ने अपना स्पेस बढ़ाया है। एक बात आई थी अभी कि वो जैसा आपने फरमाया साहब, जहाज वहाँ रुके हुए हैं, वो मेरी बात हालांकि कैप्टन साहब ने कवर कर दी। एक्चुअली जो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर एक अंडरराइटर के ऊपर एक एक्चुअरीज और होते हैं, 90% होल्ड वहाँ ब्रिटिश कंपनीज का है। तो सबसे पहले ब्रिटेन और नाटो की जितनी भी कंट्रीज की इंश्योरेंस एक्चुअरीज है, उन्होंने अपने आप को बैकफुट पे ले लिया कि हमें अब कोई इंश्योरेंस नहीं करना। उन्होंने बीच रास्ते में चलते शिप में अपने आप को रिवोक किया है। ठीक है। तो भारत ने किसी को धोखा नहीं दिया। ठीक। शिप के ऊपर सबसे पहले नाटो देशों ने अपना विड्रॉल किया थ्रू इंश्योरेंस, ब्रिटेन ने विड्रॉ किया, इसलिए शिप वहाँ खड़े मेजरली। और एक आपको बात और बताओ, ये प्राउड का विषय है कि आज अगर 1200 जहाज वहाँ खड़े हैं ना, लगभग 90% स्टाफ इंडियन काम कर रहा है। ये हमारे देश का पराक्रम है कि हमारे देश का नौजवान आज उन शिप्स को लेके आ रहा है। अभी जो पिछला शिप आया उस पर भैया हल्ला मचाया गया था पार्लियामेंट में कि लेबनान का झंडा लग रहा है। अरे झंडा किसी का भी था, उस शिप का कैप्टन हिंदुस्तानी था और वो हिंदुस्तान में पहला जहाज लेके आया और उसने गुजरात में उसको बहुत सेफली लैंड किया। इन बातों पर मैं नहीं जाता क्योंकि अपन जाते नहीं है, लेकिन ये चीज चर्चा में आई थी, इसलिए बता रहा हूं कि हमारे पास, क्या वो आएगी नहीं आप? हमारे पास लॉजिस्टिक, उसमें क्रूड ऑयल भारत के लिए था, हमारे पास गैस भारत के लिए था। मैं तीन चीज क्लियर कर दूं। जोशी जी फाइनल कमेंट सर। हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है कि जब हम आपदा में फंसते हैं तब अवसरों को तलाशते हैं। हम पहले से अवसरों को क्यों नहीं तलाशते? हम जो रिफाइनरी को आज हम 100% प्रोसेस मिलाकर 28% और एलपीजी क्रिएट कर रहे हैं, वो हम पहले क्यों नहीं कर रहे? हम यूरिया के लिए आज हम 34% ज्यादा यहाँ पर क्रिएट करें, हम पहले क्यों नहीं करें?
क्यों हमें हर वक्त आपदा की जरूरत होती है अपने अवसरों को तलाशने के लिए? देखिए विजेंद्र भाई, ऐसा कहीं नहीं है। हमने लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग बनाई है वो लगातार चालू है, और इसी कारण से आप देखें तो देखिए रिफाइनरीज का जो प्रोडक्शन है, और ऐसा नहीं है कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन में चालू जाती है, वो लगातार चालू है। इसके कारण से वो बढ़ी हुई जो है आपको लगातार दिखाई दे रही है। इसके बाद में जो आपने एपीआई बताई, 54 एपीआई में से 42 एपीआई जो है भारत बना रहा है। तीसरे रेयर जो मिनरल्स हैं, आज हम जो है जितनी व्हीकल्स चल रहे हैं, इनके जो ब्रेक शू थे, उसका जो रॉ मटेरियल है वो चाइना से आता था। आज आप देखिए दिल्ली की गुड़गांव की कंपनी है जो उसका जो है सब्स्टिट्यूट मटेरियल से जो है उसका पास हुआ, और आज उसका तीसरा साल है जिसका प्रोडक्शन जो है लगभग 22% से ऊपर जो है वो देश की जो है पैसेंजर व्हीकल्स और व्हीकल्स है उसको यूटिलाइज कर रहा है। और आज लगातार प्रधानमंत्री खुद लगातार कह रहे हैं कि हम तीनों तरीके की योजनाएं बना के चल रहे हैं। अभी हमारे मित्र जो है बड़े जो कहते हैं कि साहब मेडल गलत ले आए, अरे मैं कह रहा हूं, मैं आज नहीं कहना चाहता था उस शब्द को, लेकिन देश में आज बार बार जो है प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेक इन इंडिया, स्वदेशी यूज करें और ये करें, लेकिन अरे 2 मिनट सुनिए, मैं बीच में बोला आपके, देखिए मैंने कहा, लेकिन अरे 2 मिनट सुन जाते थे, 2 मिनट मैं बोला नहीं, प्लीज एक बात, ये कम से कम डिबेट को होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जिनकी बात इन्होंने की है ना, उनके कपड़े भी धुलने जो है इंग्लैंड जाते थे, जिसको पूरे देश ने पढ़ा, और आज ये कहा है ना कि जवाहरलाल नेहरू के और जवाहरलाल नेहरू जी की जो चीजें थी, मैं नहीं कहना चाहता था पुराने प्रधानमंत्री जी के बारे में कि ऐसी चीजें होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जो है हिंदी चीनी भाई भाई, मुझे बताइए हिंदी चीनी भाई भाई कह करके किसने मरवाया? हिंदी चीनी भाई भाई किसका नारा है? हिंदी चीनी भाई भाई किसका नारा है? बताइए एक बार, हिंदी चीनी भाई भाई किसका नारा है? आज जो है डिफेंस के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की शासन में आज हम आत्मनिर्भर भारत खड़े हैं, जो है मोदी जी काम बने। आप लगातार इस बात को कहते रहे, दोनों रुकिए, देश के प्रधानमंत्री हमेशा चीनी हिंदी भाई भाई कहता, चीनी हिंदी भाई भाई कहता, आपने कहा था, आपने जाकर किसने कहा था कि हमें आवश्यकता नहीं है? अरे आपने कहा था कि बाल दिए, उठा करके जवाहरलाल नेहरू जी से आशीष चल्दनिया जी, आशीष चल्दनिया जी, अरे आशीष चल्दनिया जी बहस करा लीजिए, अरे खुद ने माना, उन्होंने खुद ने माना कि बहस करा लीजिए, अभी माना उन्होंने लोकसभा में, जन्म नहीं हुआ था भाजपा का, वापस आ जाए वापस। अब मैं ये कह रहा हूं पंकज जोशी जी, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। मैंने डिबेट की थी प्रधानमंत्री के उन शब्दों के साथ कि हालात चिंताजनक। आप समझिए चीज को, अगर चिंताजनक है तो आपस में लड़ने से हम अपना नुकसान करेंगे। हमें बतौर नेशनलिस्ट काम करना है। मैं बहुत सीरियस हूं सर इस पे। क्या राजस्थान बीजेपी या सेंटर बीजेपी ये कर सकती है कि भाई ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया जाए, बताया जाए कि भाई ये इस वक्त नेशनल क्राइसिस है, पॉलिटिक्स हम कर लेंगे, अभी आपकी हेल्प की जरूरत है, आप हमारे साथ आकर खड़े होइए और जो क्राइसिस है उसको सही तरीके से पहुंचाने दीजिए, नैरेटिव सेट मत कीजिए। क्या ये नहीं कर सकते हम? विजेंद्र भाई, आप खुद ने देखा, आपने, मैं कह रहा हूं कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन आपने खुद ने देखा कि जब कोरोना का मैनेजमेंट थोड़ा प्रॉब्लम में था, लेकिन कोरोना का वैक्सीनेशन का मैनेजमेंट जो है राजस्थान का अच्छा था। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी ना। प्रधानमंत्री जी ने धन्यवाद दिया कि नहीं दिया? लोगों ने साथ दिया कि नहीं दिया? पूरी दोनों पार्टियां मिलकर के साथ लगी कि नहीं लगी? क्योंकि वैक्सीनेशन जो है डेथ हो रही थी। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, देखिए अब आकर के देखिए, पूछिए विजेंद्र भाई मुझे बताइए, क्या बात कर रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी का एक नेता सड़कों पर नहीं था, पूरे देश में नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ने क्या बजवाया था? आपका कोई मुझे बताइए कौन सी चीज नहीं थी? क्या चलवाया था? जब लाखों लोग नंगे पांव अपने घर जा रहे थे, लाखों लाशें पड़ी हुई थी, आपने कहा थालियां बजवा रहे थे, आपके लोगों ने कहा घंटा घड़ियाल बजने से कुछ होता है क्या? इस देश में इन लोगों ने कहा कि घंटा घड़ियाल बजने से कोई शांत होता है क्या? मुझे बताइए किससे आवाज होता है? क्या लाउड स्पीकर से होता है? बताइए ना। मतलब लोग कहते हैं इस चीज के क्या स्थिति है इन लोगों की, मतलब ये है। और आज इसी कारण से 3 पे आ गए ये, नहीं आज इसी कारण से यहाँ स्थिति आ गई इनकी, क्योंकि देश की नहीं सुनने के कारण ये आज इनकी स्थिति आ गई। मुझे बताइए। जी शुक्रिया आशीष साय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैं माफी चाहूंगा, शायद आपको इस तरीके की डिबेट्स की आदत ना हो, बट कोई बात नहीं, आप जितनी डिबेट्स में आएंगे, अगर बीजेपी कांग्रेस दोनों होंगे तो ये आपको मनोरंजन मिलता रहेगा सर, जहां फैक्ट से ज्यादा वन साइडेड फैक्ट होंगे। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन मैं फिर वहीं आ रहा हूं, अगर हालात चिंताजनक है तो ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के लिए नहीं है, ये राजस्थान की सरकार के लिए नहीं है, ये कांग्रेस शासित सरकारों के लिए नहीं है, ये देश के लिए। और जहां बात देश की होती है वहां जिम्मेदारी सबकी है, तो सब अपनी जिम्मेदारी निभाइए। और अगर ये नेशनल क्राइसिस है तो एक साथ मिलकर लड़ते हैं ना। भारत पहले भी जीता है, आज भी जीतेगा, आगे भी जीतेगा। नमस्कार। हमें धीरज के साथ, संयम के साथ हर चुनौती का मुकाबला करना है।
मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, सरकार सतर्क है, रणनीति बना रही है। देश की जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है।